एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग कपलिंग कांस्टेंट देखने वाले हैं। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और ये किस किस फैक्टर को अफेक्ट करता है, क्लियर। और हम ये भी देखेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और दूसरा लास्ट में हम ये देखेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन कैसे करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में भी हेल्प करता है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो वो भी हम देखने वाले कि कैसे हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, क्लियर। कपलिंग कांस्टेंट को जे से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? जे से। ठीक है, चलिए कपलिंग कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है आपको पता है, मैंने आपको समझा रखा है। लास्ट वीडियो में हमने स्प्लिटिंग समझी थी, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटेड सिग्नल्स होते हैं। मान लीजिए डबलेट है मेरे पास, कोई एक सिग्नल है, एक ही सिग्नल है और उसकी मेरे पास एक डबलेट है, क्लियर। तो ये जो डबलेट है आई है, तो ये तो स्प्लिटेड सिग्नल हो गए, है ना। ये सिग्नल कैसे है? स्प्लिटेड है ना। तो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच का जो गैप होता है वही हमारा कहलाता है जे। क्या कहलाता है? जे। मतलब द गैप बिटवीन टू स्प्लिटेड सिग्नल इन मल्टीप्लेट्स, ठीक है, कॉल्ड या इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई ट्रिपलेट है मेरे पास, 1:1 के रेशियो में होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है जे, इन दोनों के बीच का गैप होता है वो भी क्या कहलाता है? जे। तो इस तरह से जो दो स्प्लिटेड सिग्नल होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है और इसको जे से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, यानी इसको मेजर किसके अंदर किया जाता है? हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड में भी हम इसको, एक ही बात है, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसकी यूनिट है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड लिखा जाए तो भी ये माना कि जे है, क्लियर। चलिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं CH3CH2X है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, इसकी क्या आएगी? ट्रिपलेट आएगी, इसकी नेबरिंग हाइड्रोजन 2 है इसके नेबर में, इसकी आएगी क्वार्टेट। ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। ये डाउन फील्ड पर जाएगा क्योंकि इसके पड़ोस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है और ये थोड़ा इसकी कंपैरेटिवली अप फील्ड जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वार्टेट होगा, अगर इंटेंसिटी रेशियो का ध्यान रखते हुए बनाए तो इसका क्वार्टेट, ठीक है, डाउन फील्ड पर, और इधर क्या होगा हमारा अप फील्ड पर क्या जाएगा? ट्रिपलेट वाला सिग्नल। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कि ये जो गैप होता है वो क्या कहलाएगा? ये जो गैप होता है वो हमारा जे कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? जे। अब देखिए यहां पर देखोगे दो टाइप के प्रोटॉन है, एक तो ए एंड बी। दो टाइप के प्रोटॉन है मेरे पास, ए एंड बी, ठीक है। तो अब जब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे कपल करेगा तो ये जे कहलाएगा। कपलिंग को हम किससे डिनोट करेंगे? जे से, कपलिंग कांस्टेंट को। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा? जे। और कौन कौन से प्रोटॉन्स के बीच में कपल हो रही है? ए और बी के बीच में। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं इसकी बात करूंगी, ये इससे कपल करेगा तो कपलिंग कांस्टेंट जे आएगा। और कौन कौन से प्रोटॉन्स के बीच में कपल हो रही है? बी और ए, मतलब वही बी ए, या हम ए बी भी लिख सकते हैं इसको। एक ही बात है, बी ए लिखे या ए बी लिखे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए नेबरिंग हाइड्रोजन एक ही टाइप का है, इसके नेबर में एक ही टाइप के हाइड्रोजन है और इसके नेबर में भी एक ही टाइप के हाइड्रोजन, वो ए है, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सिमिलर होगी। जैसे मान लीजिए दोनों की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई 7 हर्ट्ज, ठीक है, सपोज करूं मैं, ठीक है, 7 हर्ट्ज, ठीक है। 7 हर्ट्ज दोनों की वैल्यू है, जो दोनों की क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि दोनों के नेबरिंग हाइड्रोजन क्या है? सेम, मतलब सेम से मतलब एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। इसके नेबर में भी एक ही टाइप का हाइड्रोजन है और इसके नेबर में भी एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। जैसे इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नेबरिंग हाइड्रोजन सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, डिफरेंट टाइप के नेबरिंग हाइड्रोजन है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको समझा रही हूँ, जैसे मान लीजिए CH3CH2CH3, क्लियर। अब ये देखिए दो टाइप के प्रोटॉन है, ए एंड बी। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका तो आएगा 3 and 3। मैंने कहा था एल्केन्स में नॉर्मली दोनों पड़ोसी को जोड़कर +1 कर देते हो। 3 और 3 6 +1 कितना है? 7, यानी कि सेप्टेट के अंदर डिवाइडेड होगा और इनका सिग्नल किसके अंदर होगा? ट्रिपलेट के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि पड़ोस में तो हाइड्रोजन है। अब जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो क्या आएगा? जे ए बी। ये से करेगा तो क्या आएगा? जे बी ए या ए बी, एक ही बात है, ठीक है। ये इससे करा तो भी ये है, इससे करा तो भी ये है, ठीक है। यानी कि इससे ये मालूम पड़ रहा है कि जे की वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए 10, मान लीजिए सपोज कर रही हूँ 10 CPS, ठीक है। तो मेरा इससे क्या पता चल रहा है? ए की जे की वैल्यू मेरे पास, तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे? इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही टाइप के
मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन, हालांकि देखने में CH2 जब बीच में है तो यहाँ पर देखें तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन जब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब समझ जाना कि दोनों जो पड़ोसी जो दोनों हाइड्रोजन है वो सिमिलर ही रहे होंगे। ठीक है, कितने रहे होंगे? सिमिलर। और सेप्टेट आ रही है, कितनी आ रही है? सेप्टेट। और सेप्टेट कब आएगी? +1 करके लिखते हैं, यानी 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, 3 और 3 6 और +1 करके लिखा होगा, तब सेप्टेट आई है। दोनों सेम है, इससे हमारी आसानी से स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हो जाती है आराम से। ठीक है, कैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यानी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि नेबरिंग हाइड्रोजन क्या है? हमारे सिमिलर है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब देखिए जैसे नेक्स्ट, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर? A B C 3 टाइप्स के प्रोटॉन है। जब ये इससे कपल करेगा तो J कपलिंग कांस्टेंट A B आएगा, ये इससे कपल करेगा तो कपलिंग कांस्टेंट J B C आएगा, और ये इससे भी तो कपल करेगा, बीच वाला इससे भी कपल करेगा और इससे भी कपल करेगा। तो जब इससे कपल करेगा तो मेरा कपलिंग कांस्टेंट, सॉरी इससे जब कपल करेगा इससे, ये वाला, तो मेरा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? JAB। ठीक है, और जब ये वाला इससे कपल करेगा तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी JBC। यानी कि अब हमारे पास अलग अलग टाइप के कपलिंग कांस्टेंट आए, एक तो JAB, 2 वैल्यूज आएगी, एक तो JAB की आएगी और एक JBC की आएगी। इसका मतलब समझ जाना कि इसके नेबर में जो दोनों हाइड्रोजन है वो अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट के मान लीजिए J इक्वल टू, मैं सपोज कर रही हूँ 8 CPS है और J इक्वल टू 10 CPS है। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए AB मान लीजिए 8 CPS है और BC 10 CPS है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे हम लोग कि दो J वैल्यूज आई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दोनों प्रोटॉन्स है वो अलग अलग टाइप के रहे होंगे। अगर A की वैल्यू आती है, A की J की वैल्यू आती है, इसका मतलब दोनों प्रोटॉन्स जो है वो एक ही टाइप के होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर हम देखें तो क्या आएगा, इसका सिग्नल कितना आएगा? ठीक है, एल्केन्स में मैंने समझा रखा है, नॉर्मली दोनों को जोड़कर +1 कर देते हैं, तो इसका सेक्सटेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सेक्सटेट। मैं इंटेंसिटी को ध्यान नहीं रख रही, बस केवल सेक्सटेट 1 2 3 4 5 6, मैंने इंटेंसिटी रेशियो ध्यान नहीं रखा इधर। ठीक है, और यहाँ पर मेरा आएगा, इधर सबसे डाउनफील्ड जाएगा ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, एटम जुड़ा हुआ है। इसका आएगा मेरा ट्रिपलेट आएगा, इसका मेरा ट्रिपलेट आया। ठीक है, और यहाँ पर इसका आएगा क्वार्टेट, सॉरी इसके पास में 2 हाइड्रोजन है तो इसका भी ट्रिपलेट ही आएगा। क्लियर? ठीक है, और ये मेरी J की वैल्यू होगी। इधर सबसे इधर जो है वो सिग्नल किसका होगा? CH2 का होगा, और CH2 के लिए JBC है, JBC। ठीक है, और इधर ये वाला जो सिग्नल है वो इधर तो BC से कनेक्ट हो रहा है और इधर वाला AB से हो रहा है, यानी कि इधर वाली जो सिग्नल स्प्लिटिंग J वैल्यू होगी वो JBC होगी और इधर वाली कौन सी होगी? JAB होगी। ठीक है, क्योंकि इधर वाला जो सिग्नल है ट्रिपलेट किसका है? इसका है, क्योंकि अपफील्ड की तरफ गया। अपफील्ड क्या होता है? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर जुड़ा हुआ है तो वो अपफील्ड की तरफ जाता है सिग्नल। ठीक है, यह फील्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसकी जो पीक है वो क्या आई होगी? अपफील्ड की तरफ गई होगी, और कितनी आई? ट्रिपलेट, और इसको क्या बोलेंगे? JAB। ठीक है, JAB, ये भी JAB होगा। ठीक है ना, ये भी JAB होगा इस तरह से, और ये क्या होगा? मेरा JBC होगा। ठीक है, तो इधर वाले तो JBC हो गए और इधर वाले क्या हो गए? JAB हो गए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इधर वाले JAB क्योंकि इधर वाले से कनेक्ट है और इधर वाला BC से कनेक्ट है, तो इधर वाली जो J की वैल्यू वो क्या होगी? BC आ गई। इतना क्लियर हो गया? चलिए, की वैल्यू है, ये जो J की वैल्यू है, मान लीजिए 0 आई या 1 आई या 2 आई या 3 है या 4 है, 5 जो भी है, CPS या हर्ट्ज में जो भी आ रही है। ठीक है, J की वैल्यू, तो J की वैल्यू जो होती है वो मुझे इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ बताती है। इंटरैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, मुझे क्या बताती है कि जो 2 नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, 2 नेबरिंग न्यूक्लियाइज हैं, उनके बीच में कितना इंटरैक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Br ले लीजिए। मान लीजिए इन दोनों नेबरिंग प्रोटॉन्स के बीच में इंटरैक्शन बहुत ज्यादा वाला हुआ है, अच्छा इंटरैक्शन हुआ है। ठीक है, तो J की वैल्यू ज्यादा आएगी, J की वैल्यू मोर आती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनके बीच में इंटरैक्शन कम होता है तो J की वैल्यू कम आती है। आई बात समझ में? यानी कि 6 7 8 जो भी है, 2 3 4, J की वैल्यू क्या आएगी? कम। यानी कि अगर जो हमारा J है वो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, हमारे नेबरिंग जो प्रोटॉन्स हैं, नेबरिंग न्यूक्लियाइज हैं, उनके बीच में जो इंटरैक्शन हुआ उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है
कि अगर जे की वैल्यू ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि वहां जो इंटरेक्शन हुई है वो ज्यादा हुई है, और जे की वैल्यू कम है तो हम समझेंगे कि इंटरेक्शन क्या है वो कम है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए, आपको पता होगा जब भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो प्रोटॉन्स को देखते हैं वहां पे, और आपने देखा होगा वो जीमान लेवल्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, प्रोटॉन्स की जो स्पिन है वो जीमान लेवल्स हैं, क्या कर रही होती है, रेजोनेंस कर रहे होते हैं या फ्लिप कर रहे होते हैं प्रोटॉन जीमान लेवल के अंदर। ठीक है, वो कब करते हैं, जब उनको हम क्या देते हैं यहाँ पर, ये कह दो आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या NMR रेडिएशन देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं B0, इसको बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा मशीनों से हम लोग, ठीक है, उनको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 जिसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं B0 से। जब हम ये देते हैं इसको तो ये फ्लिप करता है प्रोटॉन्स। ठीक है, सारी कहानी इस पे ही चलती है पूरी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो हम ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसको देते हैं वो किससे देते हैं, मशीनों से देते हैं। ठीक है, अब मशीनें भी मेगाहर्ट्ज के अंदर, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज की भी मशीन हो सकती है, तो इतना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया मतलब, या फिर 100 मेगाहर्ट्ज का मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, 300 मेगाहर्ट्ज का मैंने क्या दिया, इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया, प्रोटॉन से मिले उनको। ठीक है, मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रही हूँ, जैसे मैंने 60 का दिया या 100 का दिया या 300 का दिया, जो भी मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रही हूँ उससे कपलिंग कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए ये डबलेट है और ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होती है, स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच की जो वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है, कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है जी। तो ये कह रहा मतलब ये बात आती है कि जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम चेंज करते हैं मशीनों से, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अगर उसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये कपलिंग कांस्टेंट को इफेक्ट करता है नहीं करता है, कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर, या कपलिंग कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। तो ध्यान रखना कि जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है या कपलिंग कांस्टेंट J है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए मैंने 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया और कोई 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया है। ठीक है, तो 60 मेगाहर्ट्ज का जब मैं इंस्ट्रूमेंट लूंगी तो मान लीजिए मेरी डबलेट और ये मेरी ट्रिपलेट है। ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, मैं बना रही हूँ ऐसी, है ना। ये मान लीजिए मेरी डबलेट है और ये मेरी ट्रिपलेट है। ये कब आई है, जब मैंने 60 मेगाहर्ट्ज का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लिया, 60 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, अब जब मैं इसको 100 मेगाहर्ट्ज कर दूंगी, 100 मेगाहर्ट्ज जब मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करूंगी तो मेरी जो स्प्लिटेड सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वैसा ही रहेगा, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इन दोनों सिग्नल्स की गैप पर फर्क पड़ेगा। अभी बताती हूँ, मैं पहले लिख देती हूँ, इस पे यहां बनाती हूँ। ठीक है, इनकी ये J वैल्यू है, ये जो भी है। ठीक है, तो इन J वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इन वैल्यू पर कोई J पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। इनके बीच का जो गैप है वो उतना ही रहेगा, चाहे तुम 60 का लेकर आ जाओ, चाहे 100 का लेकर आ जाओ, या 300 या 500, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हो उस इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट का कोई फर्क नहीं, स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा J पर। ठीक है, केवल क्या हो जाता है, जूम बढ़ जाता है। ठीक है, जूम से मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सा ये इन दोनों के बीच की जो गैप है वो बढ़ जाएगी। अगर आप हैवी या हायर स्ट्रेंथ का इंस्ट्रूमेंट लेकर आओगे 100 मेगाहर्ट्ज किया, तो मैंने इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिग्नल्स के बीच का जो गैप है ड्यू टू केमिकल शिफ्ट, ठीक है, गैप बिटवीन टू सिग्नल्स, ठीक है, ड्यू टू केमिकल शिफ्ट वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो आप 300 का लेकर आओगे ये जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, यानी जितनी 60 में रहेगी उतनी 100 में, उतनी 300 में, उतनी 500 में ये वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, फर्क किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू केमिकल शिफ्ट इन सिग्नल्स के बीच का गैप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये है, दो डबलेट आई है, क्लियर है ना। अब क्या होगा, एक्चुअली अगर मान लीजिए इनके बीच का जो गैप, अगर इनके बीच में जो सिग्नल है, ये डबलेट है और ये भी डबलेट है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर गैप अच्छा खासा है, ठीक है, अच्छा खासा गैप है, तो मैं आराम से समझ जाऊंगी कि ये मेरे दो डबलेट है। यहाँ पर कितने, 2 डबलेट से मेरे 2 डबलेट से। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच का गैप कम है,
ठीक है। इनके बीच का जो गैप है, यहाँ का जो गैप है, अगर वो अच्छा खासा कब रहेगा, जब मैं हायर स्ट्रेंथ का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगाऊंगी तो गैप अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर इनके बीच का गैप अच्छा खासा नहीं है, कम गैप है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बीच वाली जो सिग्नल या बीच वाली पीक है वो तो बड़ी हो जाती है, ठीक है, और ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है इस तरह से, ठीक है। ये बड़ी हो जाती है, बीच वाली जो सिग्नल है, मतलब ये वाला पीक, सॉरी ये और साइड वाला थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है, और ये पास आ जाते हैं, ठीक है, ये पास आ जाते हैं। अगर हम जैसे जैसे इनका बीच का गैप कम करते जाते हैं तो पास आ जाएंगे, यानी कि मैं जैसे जैसे लोअर स्ट्रेंथ का इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगी तो ये दोनों सिग्नल पास आते जाएंगे, ठीक है। और उस स्थिति में क्या होगा, जो वैसे तो दोनों सेम रहते हैं, डबलेट में आपको पता है 1:1 रहता है, रेशियो मैंने समझाया था आपको, पास्कल ट्रायंगल समझाया था वहां से। वैसे तो ये दोनों रेशियो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये गैप कम हुआ, गैप कम होने से क्या हुआ, ये बीच वाले सिग्नल तो बड़े होते जाएंगे और साइड वाले थोड़े छोटे होते जाएंगे। अब देखिए ये क्या क्वार्टेट टाइप लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, क्वार्टेट लग रहा है ना, क्वार्टेट। अब मुझे समझना है कि ये डबलेट है भाई, दो, या क्वार्टेट है, ये दो डबलेट है, 2 डबलेट्स है, या 1 क्वार्टेट है, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में डिफरेंस करना, पता लगाना है कि ये है क्या एक्चुअली। तो मैं क्या करूंगी, इस क्वार्टेट का, इसका जो भी क्वार्टेट है, दो डबलेट है, इसका क्या लूंगी, एक बार 60 मेगाहर्ट्ज पर, एक बार 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लूंगी और एक बार 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया, और दोनों पर मैंने क्या करा, दो अलग अलग रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पर इसका स्पेक्ट्रम लिया, एक बार 60 पर, एक बार 100 पर। अगर मान लीजिए ऐसा आता, ये जो भी है 60 पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा आता, देखिए दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एक बार 60 मेगाहर्ट्ज पे ले लिया मैंने तो मेरा ये आया, ठीक है, और अब मैं 100 मेगाहर्ट्ज पर लूंगी तो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि हो सकता है कि ये ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इस तरह से हो जाए, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, 100 मेगाहर्ट्ज पर जब मैं इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगी तब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये वैसा का वैसा ही रहे, या हो सकता है इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, जो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। 100 मेगाहर्ट्ज लिया है, मैंने बड़ा हायर कैपेसिटी का लिया है तो बढ़ेगा ये गैप बीच का, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी की एज इट इज रहे, ठीक है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाए, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा का ऐसा ही रहा, इसका मतलब जे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये जो गैप्स है बीच में, इन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्वार्टेट होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए गैप बढ़ जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये दो डबलेट थी, ठीक है। क्या थी इसका मतलब ये दो डबलेट थी, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हुआ, इन दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं, लेकिन यहाँ का गैप चेंज हो गया, इसका मतलब दो डबलेट अलग अलग है। आ रही बात समझ में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वार्टेट था सिग्नल या दो डबलेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सिग्नल है, मान लीजिए एक ये सिग्नल है और एक ये सिग्नल है, ठीक है। और अब मुझे पता लगाना है कि ये सिंगलेट है, टू सिंगलेट्स है, ये टू सिंगलेट्स है या 1 डबलेट है, मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक बार तो क्या करूंगी, 60 मेगाहर्ट्ज पर ले लिया, 60 पर लो, 100 पर लो, जो भी है, ठीक है। और एक बार मैंने 300 मेगाहर्ट्ज पर लिया। अगर मान लीजिए सिग्नल एज इट इज रहा, हो सकता है कि ये एज इट इज रहे, या हो सकता है कि इनके बीच का जो गैप है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अगर एज इट इज रहा, यानी कि जो गैप वहां था वही गैप यहां रहा है, इसका मतलब कपलिंग कांस्टेंट पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये डबलेट है, क्या है, ये एक डबलेट है। और अगर मान लीजिए गैप बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे दो सिंगलेट है, डबलेट नहीं है, दो सिंगलेट है, जो कि जब मैंने हायर रेजोल्यूशन वाला रेडियो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, इसका मतलब वो दो अलग अलग सिंगलेट है। और अगर मान लीजिए गैप चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये सिंगलेट नहीं है, दो अलग अलग सिंगलेट नहीं है, ये डबलेट ही है। आ रही बात समझ में। तो हम इस तरह से किसी भी दो सिग्नल्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो दो सिंगलेट है या एक डबलेट है, ठीक है, या डबल डबलेट है या एक क्वार्टेट है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए मैं आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ। मैं पहले एक सिंगलेट बना रही हूँ, फिर एक डबलेट बनाया, दोनों का सेम रहता है इंटेंसिटी डबलेट में, फिर मैंने एक ट्रिपलेट बनाया और फिर मैंने एक क्वार्टेट बनाया,
ठीक है। और एक बार मैं बना लूं डबल डबलेट। डबल डबलेट से फर्क है ना, मैंने आपको डबल डबलेट कौन से सिग्नल्स में आता है, कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल डबलेट आता है। चलिए अब देखिए सिग्नल्स बनाए, इनका इसका मिड पॉइंट कितना है, मान लीजिए 2.0 डेल है जो भी, ठीक है। चलिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये है। अब यहां पर इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2.0 डेल है, ठीक है 2.0 डेल। लेकिन अगर यहां पूछते हैं आपको कि मान लीजिए इसका ये 2.0 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपफील्ड हो गया, ये थोड़ा सा डाउनफील्ड हो गया, मान लीजिए 1.98 कम हो गया, थोड़ा सा डाउनफील्ड पे चला गया 1.98 और उतना ही ये अपफील्ड पर चला गया 2.2। 2 से मैंने 0.2 कम कर दिया, 0.2 बढ़ा दिया। और इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इसकी मिड पॉइंट की बात करें तो इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है, जो भी है 1.2 अलग अलग लिख दीजिए इसको, 1.2, 1.3, 1.4 ये तीनों सिग्नल्स की वैल्यू केमिकल शिफ्ट की 1.2, इसकी 1.3, इसकी 1.4। यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यहाँ पे भी ऐसे लिख दो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है 1.12 ये सब एग्जाम मतलब सपोज कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछते हैं कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2, ठीक है, अगर आपसे यहां पूछता है कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो मिड पॉइंट तो हमारा वैल्यू तो हमारी किसकी दे रखी है उन्होंने, इसकी दे रखी है 1.98 और 2.2 की वैल्यू तो इन सिग्नल्स की मेरे पास, ठीक है, लेकिन इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ की वैल्यू पता करनी है मुझे। इसका मतलब समझो, ये मैंने इसलिए बनाई है कि मिड पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ ये होगी इसकी, ठीक है। तो मिड पॉइंट इसका ये है, तो कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ नहीं मिड पॉइंट की वैल्यू तो दिया ही हुआ, तो केमिकल शिफ्ट कैसे निकालोगे, डेल इक्वल टू क्या होगा, इसका एवरेज ले लोगे 1.98 प्लस 2.2 अपॉन कितने सिग्नल है 2, क्लियर। और जो भी आंसर आएगा वो केमिकल शिफ्ट होगा। अगर मैं इसकी केमिकल शिफ्ट की पूछूंगी, ट्रिपलेट है और इसका केमिकल शिफ्ट बताइए, ठीक है, तो आप लोग को ये जो इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी है 1.3, तो इसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी 1.3। अगर मैं क्वार्टेट की बात करूंगी तो इसका मिड पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है, और मिड पॉइंट की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है। यहाँ पे देखो मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई थी 2.0, यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमने एवरेज करके निकाली। यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वही होगी जो मिड पॉइंट की है। यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम निकालेंगे 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 अपॉन 4, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है आपकी, है ना। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये 7.8 है या 8.9 है, जो भी है, मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अब इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पूछता है तो ऑब्वियसली नहीं दी हुई है, मिड पॉइंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 अपॉन 4। इस तरह से हम केमिकल शिफ्ट की यानी डेल की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। और वो किसमें आती है, आपके पीपीएम में, पीपीएम में मेजर करते हैं डेल वैल्यू, ठीक है। तो जो भी है 1 पीपीएम है, यहाँ पे पीपीएम जो भी 2.2 पीपीएम, इस तरह से, क्लियर। अब आपसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताइए या इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है, दो स्प्लिटेड सिग्नल्स की वैल्यू, या आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू बताइए दो स्प्लिटेड सिग्नल्स की, मतलब जे पूछ ले आपसे, ठीक है। आपको ये वैल्यूज गिवन है और आपसे जे पूछ ले, ठीक है, जे पूछ ले मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले जे होता है वो हर्ट्ज में हम देखते हैं उसको, और डेल होता है उसको पीपीएम में देखते हैं, क्लियर। डेल को पीपीएम में और जे को हर्ट्ज में। और आपको पता होगा पीपीएम इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, पीपीएम इक्वल्स टू हर्ट्ज अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि मेगा हर्ट्ज। जो भी 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, 100 मेगा हर्ट्ज का ले रहे हो, जो भी है आप लोग, ठीक है। तो अगर यहां से हर्ट्ज की वैल्यू देखें यानी कि जे की वैल्यू, ये डेल वैल्यू है, डेल, तो अगर यहां से हर्ट्ज की वैल्यू यानी जे की वैल्यू देखें तो क्या आएगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी मेगा हर्ट्ज अपॉन इनटू पीपीएम, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, डेल वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आप लोग को ये तो पता ही है कि जे क्या होता है, जे देखिए क्या होता है, मैं समझाते हुए देखिए आपको। जे क्या होता है, दो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच का गैप। क्या होता है जे, दो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच का गैप, है ना। तो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच का गैप कितना हो गया, 1.2 माइनस 1.1, कितना आ गया 0.1। ये जे आ गया मेरे पास, लेकिन पीपीएम में आया है, किसमें आया है, पीपीएम में,
क्लियर। सबसे पहले मैंने दो स्प्लिटेड सिग्नल्स के बीच का गैप निकाल लिया, किसमें आया, पीपीएम में आया, लेकिन मुझे हर्ट्ज में चेंज करना है और मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों को, ठीक है। तो हर्ट्ज में चेंज करना है इसको, तो हर्ट्ज इक्वल्स टू पीपीएम यानी 0.1 पीपीएम, और आपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि वो जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया वो 300 का लिया, मान लीजिए सपोज करिए, चलिए 100 का ले लिया, मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज का लिया है, तो कितना आएगा 10 हर्ट्ज। जे की वैल्यू कितनी आएगी 10 हर्ट्ज। तो इस तरह से किसी भी आप सिग्नल अगर आपको दिए हुए तो उनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, जे की वैल्यू निकाल सकते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने सब बता दिया। आपका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, केमिकल शिफ्ट देखते हैं उसको उस तरह से। अगर मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दी तो उसको एवरेज करके निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल वैल्यू यहां से निकल गई और आपको जे की वैल्यू पूछता है, तो पहले आप इन दोनों के बीच का गैप देखिए, अंतर देखिए इन दोनों के बीच का। अंतर देखने के बाद उसको पीपीएम में अंतर आएगा क्योंकि वैल्यूज पीपीएम में होती है हमारे केमिकल शिफ्ट की, ठीक है, और उसको हर्ट्ज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस हैं जिनकी सहायता से हम, जिनकी हेल्प से हम लोग केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए जे की वैल्यू 0.04 इसमें पीपीएम में दी गई है और आपको कन्वर्ट करना है हर्ट्ज के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है, हर्ट्ज के अंदर, और आपको 600 या 300 मेगा हर्ट्ज का आपको इंस्ट्रूमेंट वहां पे लगाया हुआ है। तो क्या करोगे आप 0.04 इंटू 300 जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिया उसको इंटू करके, और जो भी आंसर आएगा वो हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले समझाया था कि जे की वैल्यू से, जे की अगर वैल्यू सेम है मतलब एक ही वैल्यू है, जे की वैल्यू एक ही है, ठीक है, तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं कि उसके जो नेबरिंग हाइड्रोजन है, नेबरिंग प्रोटॉन है, सेम टाइप के, मतलब एक ही टाइप का है, ठीक है। और अगर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे आसपास में तो जे की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक और देख रहे हैं, एक एग्जांपल और करेंगे, स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो टाइप के सिग्नल है यहाँ पर, ए और बी, तो जब ये आपस में कपल करेंगे तो जे ए भी आएगा, ये आपस में कपल करेंगे तो भी जे ए भी आएगा, ठीक है। और ये तो सेम है ही है, तो यानी कि एक ही वैल्यू आई, मान लीजिए सपोज करिए 7 हर्ट्ज आई, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ आएंगे कि इसके आसपास में कुछ CH2Cl नहीं रहा होगा, ठीक है, दोनों जो प्रोटॉन्स है वो सेम ही रहेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता CH2Cl होता, अब ये प्रोटॉन अलग हो जाता और C सिग्नल हो जाता, तब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इसकी अलग आती और इसकी अलग आती। इसका मतलब हम समझ जाते कि यहाँ पे इसके पड़ोस में जो प्रोटॉन्स हैं वो दोनों सेम नहीं है, कुछ ना कुछ और जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है। फिर उसको हम देखते आगे। बाकी अगर मान लीजिए एक ही वैल्यू आई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ अटैच नहीं, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। आ रही बात समझ में। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मान लीजिए एक ट्रिपलेट आई है, एक क्विंटेट आई है, एक डबलेट है और एक हमारा सिंगलेट है जो भी, ठीक है। ये मैंने जस्ट सपोज किया है और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सपोज कर रही हूं मैं 8 CPS है मान लीजिए, और 10 आई 10 CPS की 10 या फिर 8 ले लो, इसकी 8 CPS और इसकी 10 CPS। इतनी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कपल कर रहे होंगे। मैंने बताया था ना अभी, जब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है इसका मतलब वो पड़ोस वाले प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो आपस में कपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था CH3 CH2 Cl, है ना, ये ए टाइप के प्रोटॉन है, ये बी, तो ये आपस में कपल कर रहे हैं तो जे ए भी आएगा, और ये आपस में कपल कर रहे हैं तो जे भी आएगा। मान लो जे की वैल्यू 10 है तो इसके लिए भी 10 आएगी और इसके लिए भी 10 आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल सपोज करा है, तो ये दोनों 8 8 है, इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों पास पास में रहे होंगे तभी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो एक का डबलेट आया, एक का ट्रिपलेट आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये डबलेट आया, इसका मतलब इसके पास में कितने प्रोटॉन रहे होंगे, एक प्रोटॉन रहा होगा, मतलब ऐसे CH, ठीक है, ये इसके पास में रहा होगा, डबलेट के पास में CH रहा होगा, और ये ट्रिपलेट आया मतलब इसके पास में 2 CH2 है, 2 CH है। इसका मतलब इसका क्या आएगा, हमारा डबलेट आएगा और इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट, इसके पास में 2 प्रोटॉन है मतलब ट्रिपलेट, और इसके पास में 1 प्रोटॉन है तो ये डबलेट, और दोनों की वैल्यू कितनी है 8 8, मतलब आपस में ये कपल कर रहे हैं। अरे बात समझ में। और इन दोनों की वैल्यू सेम है, और एक क्वार्टेट और सिंगलेट है, समझ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिंगलेट मतलब उसको ट्रिपलेट ही लो, चलो सिंगलेट में तो थोड़ा आसपास होंगे नहीं होंगे आपस में, तो ये क्वार्टेट है और ये ट्रिपलेट है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है इसका मतलब आप समझ जाना कि ये दोनों हमारे प्रोटॉन पास पास रहेंगे, ये दोनों पास पास रहेंगे और ये दोनों पास पास रहेंगे। तो इस तरह से कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से हम स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। साथ में हमें
केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो दी होगी एग्जाम में, वो तो मेन है हमारे लिए, ठीक है। और साथ में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देने से हमें पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रक्चर क्या रही होगी, ठीक है। CH3 CH2 CH2 I A B C 3 टाइप के प्रोटॉन है। जब ये इससे कपल करेगा तो जे ए भी आएगा, इससे कपल करेगा तो जे बी सी आएगा, और फिर ये इससे भी कपल कर सकता है तो जे ए भी आएगा, फिर ये दोनों आपस में कपल करेंगे तो जे बी सी आएगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो जे ए बी एक वैल्यू आई, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि ये एक ही टाइप के प्रोटॉन से कपल हुआ होगा। इसकी वैल्यू 2 आई, जे बी सी जे ए बी, मतलब इसका मतलब इसके नेबरिंग हाइड्रोजन है वो 2 अलग अलग टाइप के होंगे। मान लीजिए जे की वैल्यू एक आई है 10 और एक की वैल्यू आई है 8। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बीच में 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन से कपल हुआ है। ये जो बीच वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, वो 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन से कपल हुआ। अगर दोनों की वैल्यू 10 आती तो हम समझ जाते क्या कि दोनों के पड़ोस में सेम टाइप के हाइड्रोजन है, मतलब इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। आ रही बात समझ में? चलिए, जो जे की वैल्यू है, जे वैल्यू वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू विच दीज न्यूक्लियाई इंटरैक्ट, मे बी इंटरैक्ट। मतलब मान लीजिए ये CH है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग टाइप के A और B, ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अगर सेम टाइप के प्रोटॉन होते तो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 और 2, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लूं, CH3 CH2 Br, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं CH3 CH2 एंड Br, तो अगर मैं कहूंगी कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के A और B, A B एंड B, तो जब दोनों आपस में कपल अगर करेंगे तो कितने बॉन्ड से सेपरेट होंगे बीच में? ये 1 2 एंड 3। अगर ये दोनों आपस में कपल करेंगे तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड से सेपरेट हैं। जो 2 न्यूक्लियाई आपस में कपल कर रहे हैं वो 2 बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, और जो ये 2 न्यूक्लियाई आपस में कपल कर रहे हैं वो 1 2 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है। कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है? 3 बॉन्ड से। तो जे की वैल्यू डिपेंड करती है उन कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या पर जिनसे 2 न्यूक्लियाई वो है सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। जिस संख्या से 2 न्यूक्लियाई सेपरेटेड होते हैं उस संख्या पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ 2 बॉन्ड से सेपरेटेड है 2 न्यूक्लियाई, यहाँ पर 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है 1 2 3, तो इन संख्या पर डिपेंड करती है। उसी हिसाब से इसको 2J 3J, कल हम जब टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट देखेंगे तो जर्मिनल, विसिनल और लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट के टाइप देखेंगे, वहां और अच्छे से समझाऊंगी इसको। बाकी अभी इतना याद रखो कि जो जे की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उन कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या पर जिनसे जो 2 न्यूक्लियाई है वो सेपरेटेड हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ, बेंजीन लिया मैंने, Br ले लो, यहाँ पर जो डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन इस तरह से, चलिए ये लेते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज ये सारे हाइड्रोजन डिफरेंट है, सपोज, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करें, ठीक है, तो कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है? 3 बॉन्ड से 3J हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला इस बॉन्ड की, इसकी और इसकी हाइड्रोजन, इसकी और इसकी इंटरेक्शन की बात करूं तो कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है? 1 2 3 4J। अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 5 बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये क्या हो गया? 5J। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कितने बॉन्ड से सेपरेटेड है, उसी अकॉर्डिंग जे भी हमारा उसकी भी टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग, जर्मिनल, विसिनल, लॉन्ग रेंज कपलिंग, या 2J 3J 4J जो भी है, ठीक है। और जे की वैल्यू एक तो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, और दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ये जो 2 न्यूक्लियाई जो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में किस टाइप का स्ट्रक्चर है। उनका स्ट्रक्चर, जैसे बीच में ये ऑर्थो है, ये मेटा हो गया, उनके बीच में मेटा पोजीशन आ गई, जैसे ये है तो इसके बीच में कौन सी पोजीशन आ गई? पैरा पोजीशन। तो एक तो इस बात पर डिपेंड करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है, और एक इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है जे की वैल्यू कि जो 2 न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से आपस में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में है, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्या है? जैसे इन दोनों की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्या है? ये ऑर्थो है। ये इनकी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या है? ये मेटा है। ये इनकी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या है? ये पैरा है या एंटी
फॉर्म है या दो हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंटी है या गॉशे है, ठीक है, जो भी है, तो एक तो जी की वैल्यू किस बात पर डिपेंड होगी, कोवलेंट बॉन्ड के नंबर पर, दूसरा किस बात पर डिपेंड होगी कि जो दो न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर रिलेशनशिप कैसा है, वो किस टाइप के स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। कल हम कपलिंग कांस्टेंट के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।